इसकी शुरुआत एक हाई स्कूल की लड़की जी से होती है, जो अपने नए स्कूल के सामने खड़ी होती है। जैसे ही वह अंदर जाती है, वह नोटिस करती है कि वहाँ के सारे छात्र अमीर लगते हैं। वह अपने नए स्कूल को देखकर उत्साहित होती है, क्योंकि वह स्कूल बहुत शानदार और लग्जरी लगता है। वह खुद से कहती है कि यह उसके लिए एक नई शुरुआत है और वह ठान लेती है कि अब कोई परेशानी नहीं करेगी। जल्द ही हमें पता चलता है कि जेड को उसके पिछले स्कूल से इसलिए ट्रांसफर किया गया क्योंकि वह वहाँ बहुत झगड़े करती थी और अक्सर विवादों में फंसती थी। वह स्कूल में घूमते घूमते रिसेप्शन पर पहुंचती है और पूछती है कि सेक्शन ई कहाँ है, वही क्लास जिसमें उसे भेजा गया है। जब वह इंतजार कर रही होती है तो वह देखती है कि एक लड़की उसे नफरत भरी नजरों से घूर रही है। जी सोच में पड़ जाती है कि ऐसा क्यों, लेकिन वह ज्यादा ध्यान नहीं देती। रिसेप्शनिस्ट द्वारा बताए गए रास्ते पर चलते हुए जी एक पुरानी और जर्जर बिल्डिंग तक पहुंचती है, जो बाकी शानदार स्कूल की इमारतों से बिल्कुल अलग होती है। वह खुद को समझाती है कि दिखावा मायने नहीं रखता, बस अंदर से ठीक होना चाहिए। लेकिन जैसे ही वह अंदर जाती है, वह अंदर की गंदगी और अव्यवस्था देखकर चौंक जाती है। फिर भी वह आगे बढ़ती है और कुछ लड़कों के एक ग्रुप तक पहुंचती है। वह पूछती है, क्या यही सेक्शन ई है? उनमें से एक लड़का, जिसका नाम कैफिर है, कहता है कि वह गलत जगह पर है। जी कहती है कि रिसेप्शनिस्ट ने यही भेजा था, लेकिन कैफिर बदतमीजी से कहता है कि वह तुरंत यहाँ से चली जाए। उसकी रूखी बातों से परेशान होकर जी वहाँ से चली जाती है और सोचती है कि उसका मन कर रहा है कि जो लॉलीपॉप वो पकड़े हुए है उसे कैफिर के मुंह में ठूंस दे। लेकिन वह खुद को शांत करती है और एक दूसरी बिल्डिंग की ओर जाती है, जो साफ सुथरी और अच्छी लगती है। वहाँ एक क्लासरूम में जाकर वह एक डेस्क पर बैठ जाती है। थोड़ी ही देर में एक लड़की आती है जिसका नाम रॉकी है और वह क्लास प्रेसिडेंट है। वह खुद का परिचय देती है और जी भी बताती है कि वह इस स्कूल में नहीं है। जब रॉकी जी के पेपर्स चेक करती है तो उसे पता चलता है कि जी इस क्लास की नहीं है, बल्कि सेक्शन ई की किसी और क्लास की छात्रा है। वह जी को सही रास्ता बता देती है। उसी पल जी को समझ आता है कि कैफिर ने उसके साथ मजाक किया था। गुस्से में वह वापस सेक्शन ई की ओर जाती है। वहां पहुंचने पर उसे पता चलता है कि उस सेक्शन में सिर्फ एक ही क्लासरूम है और वह पूरी तरह लड़कों से भरी हुई है। फिर भी वह परेशान नहीं होती। वह टीचर और क्लास से अपना परिचय देती है। क्लास लीडर होने के नाते कैफिर को उसका स्वागत करना चाहिए था, लेकिन वह उसका मजाक उड़ाता है और बाकी छात्र भी हंसते हैं। जी चुप नहीं रहती, वह भी कैफिर का मजाक उड़ाती है। तभी से जी को क्लास के लड़कों की तरफ से तंग किया जाने लगता है। जब भी वह बैठने की कोशिश करती है, वे उसे रोकते हैं। जब वह किसी तरह बैठ जाती है तो वे उस पर कागज की गेंदें फेंकते हैं और हंसते हैं। वह उन्हें चिल्लाकर रोकने को कहती है, लेकिन कोई नहीं सुनता। जब क्लास खत्म होती है, जी गुस्से में क्लासरूम से बाहर निकलती है और कैफेटेरिया की ओर जाती है। वहाँ उसे रॉकी मिलती है, जो कुछ लड़कियों के साथ बैठी होती है। रॉकी उससे पूछती है कि सेक्शन ई में सब कैसे रहा, लेकिन जी सच्चाई छुपा लेती है और कहती है कि सबने उसका अच्छे से स्वागत किया। लड़कियां उसकी बात पर यकीन नहीं करती, क्योंकि उन्हें पता है कि सेक्शन ई के सारे छात्र बदमाश हैं। तभी एक लड़का आयरिस बोल पड़ता है और कहता है कि जी के लिए सेक्शन ई एकदम परफेक्ट है। इससे साफ हो जाता है कि जेड और आयरिस एक दूसरे को पहले से जानते हैं, लेकिन जेड कुछ नहीं कहती और चुपचाप कैफेटेरिया से बाहर चली जाती है। वापस जाकर वह खाने के लिए एक साफ जगह ढूंढती है, लेकिन जैसे ही वह खाना निकालती है, बाकी लड़के उसका खाना छीन लेते हैं। उनमें से एक लड़का फीलिक्स आता है और उसे माफी मांगता है। वह जी को समझाता है कि सेक्शन ई के किसी भी छात्र को कैफेटेरिया में जाने या वहां से खाना खरीदने की इजाजत नहीं है। जी यह सुनकर हैरान होती है, लेकिन वह फिर से बैग से खाना निकालती है। फीलिक्स तुरंत वह भी छीन लेता है और चेतावनी देता है कि आगे से ऐसा न करे। बाद में जब जी क्लास में होती है, एक महिला टीचर आती है, लेकिन पढ़ाना शुरू नहीं करती क्योंकि क्लास बहुत गंदी होती है। वह कहती है कि अगर अगली बार भी क्लास ऐसी ही मिली तो वह साल भर उन्हें नहीं पढ़ाएंगी। फिर वह चली जाती है। जी ठान लेती है कि वह क्लास साफ करेगी और सबको सफाई के लिए प्रेरित करती है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से सारे लड़के बाहर निकल जाते हैं और जी को क्लास में बंद कर देते हैं। वह चिल्ला चिल्लाकर मदद मांगती है, लेकिन वे खिड़की से हंसते हैं और मजाक उड़ाते हैं। जी के पास कोई और चारा नहीं होता। वह अकेले ही क्लास की सफाई करती है, गुस्से और झुंझलाहट से भरी हुई। दिन के अंत में वह घर लौटती है। हमें पता चलता है कि वह अपने चाची के साथ रहती है। जब चाची उससे पहले दिन के बारे में पूछती हैं, जी सब कुछ छुपा लेती है और कहती है कि दिन बहुत अच्छा था। चाची उसे उसकी दी गई कसम याद दिलाती है और जी कहती है कि उसने नहीं भूला, वह किसी से कोई झगड़ा नहीं करेगी। अगले दिन स्कूल में कैफिर उसे एक कागज देता है जिसमें उन चीजों की लिस्ट होती है
जो वह और बाकी लड़के खाना चाहते हैं। वह जी से कहता है कि वह उन्हें कैफेटेरिया से ला कर दे। जी साफ मना कर देती है और कहती है कि वह उनकी नौकरानी नहीं है। कैफिर कहता है कि उसे जी का इस क्लास में होना पसंद नहीं है और अगर वह यहाँ रहना चाहती है तो उसकी बात माननी होगी। जी गुस्से में कहती है कि वह उसकी कोई बात नहीं मानेगी। वह यहाँ तक कहती है कि उसे पहली बार देखकर ही उसका मन हुआ था कि उसे घूंसा मार दे। कैफिर को जी का यह रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आता और वह झगड़ा शुरू करने ही वाला होता है कि तभी उनकी टीचर क्लास में आ जाती है और बीच में रोक देती है। लंच टाइम में एक लड़का यूरी आता है और सारे लड़के उसके पास भागते हैं क्योंकि उसने उनके लिए बहुत सारा खाना लाया होता है। लेकिन जैसे ही यूरी जी को देखता है वह गुस्से से भर जाता है। फेलिक्स उसे बताता है कि जी उनकी नई क्लासमेट है। यूरी जी को गुस्से से घूरता है और बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। जी उसकी प्रतिक्रिया से हैरान होती है और फेलिक्स से उसके बारे में पूछती है। वह बताता है कि यूरी छुट्टियों में जापान में अपने परिवार से मिलने गया था और अभी अभी वापस आया है। वह यह भी बताता है कि यूरी और कैफिर बहुत अच्छे दोस्त हैं। उधर यूरी कैफिर से जेड के बारे में बात करता है और साफ कहता है कि उसे अपनी क्लास में लड़की का होना पसंद नहीं है। कैफिर उसे बताता है कि उसने जेड को डराने की कोशिश की थी लेकिन वह डरी नहीं और डटकर खड़ी रही। फिर यूरी सुझाव देता है कि वो लोग जी को तब तक परेशान करें जब तक वो तंग आकर खुद ही स्कूल छोड़ न दे। कैफिर इस बात से सहमत होता है। अगली सुबह जी नाश्ता करके स्कूल के लिए निकलती है। रास्ते में उसकी मुलाकात उसके बड़े कजिन एंजेलो से होती है। वो उससे पूछता है कि स्कूल में सब कुछ कैसा चल रहा है। जी उसे भरोसा दिलाती है कि सब कुछ ठीक है। फिर वो पूछती है कि क्या उसे सेक्शन ए के बारे में कुछ पता है क्योंकि वो भी कभी इसी स्कूल का छात्र था। एंजेलो बताता है कि सेक्शन ए को खास तौर पर बदमाश छात्रों के लिए बनाया गया है और एक बार अगर कोई वहाँ ट्रांसफर हो जाए तो वो ग्रेजुएशन तक वहीं रहता है। लेकिन वो ये भी बताता है कि अगर कोई लड़की अच्छे व्यवहार, बिना झगड़े और अच्छे ग्रेड से पढ़ाई करे तो वो सेक्शन ए से बाहर ट्रांसफर हो सकती है। ये सुनने के बाद जी स्कूल की ओर आगे बढ़ती है। रास्ते में वह एक लड़के को 4 लड़कों से लड़ते हुए देखती है और वो अकेले ही सबको हरा देता है। जैसे ही वह जेड को देखता है वह खुद को उसका क्लासमेट बताता है और पूछता है क्या वो साथ में स्कूल चल सकती है। जी मान जाती है। रास्ते में उसे पता चलता है कि उस लड़के का नाम साई है। जी उससे पूछती है कि सेक्शन ए के छात्रों को कैफेटेरिया में जाने की इजाजत क्यों नहीं है। साई कहता है कि वह बताएगा लेकिन एक शर्त पर उसे खाने के लिए कुछ दिलवाना होगा। जी मान जाती है। फिर साई बताता है कि पहले सेक्शन ए में एक लड़की थी जिसका नाम एला था और वो कैफिर से बहुत प्यार करती थी लेकिन उसके स्कूल प्रशासन से अच्छे संबंध थे तो उसे किसी और सेक्शन में ट्रांसफर कर दिया गया। ट्रांसफर के बाद एला का रवैया कैफिर के लिए अचानक बदल गया। एक दिन कैफिर ने उसे कैफेटेरिया में किसी और लड़के को चूमते हुए देख लिया। गुस्से में आकर कैफिर ने उस लड़के से लड़ाई कर ली और पूरी कैफेटेरिया तहस नहस कर दी। इसके बाद स्कूल प्रशासन ने कैफिर और पूरे सेक्शन ए के छात्रों को कैफेटेरिया में जाने पर रोक लगा दी। बातचीत खत्म होने के बाद जी और साई स्कूल पहुंचते हैं और दिन सामान्य ढंग से बीतता है लेकिन आखिरी पीरियड में जी हैरान रह जाती है जब उसे पता चलता है कि उसकी कुर्सी से उसके कपड़े चिपका दिए गए हैं। ये शरारत कैफिर और यूरी ने मिलकर की थी। पूरी क्लास जी पर हंसती है और सब उसे अकेला छोड़कर चले जाते हैं। जी साई और फेलिक्स को आवाज देती है, उन्हें याद दिलाती है कि वो हमेशा उनके लिए खाना लाती है तो वो इस हालत में उसे अकेला कैसे छोड़ सकते हैं। फेलिक्स और साई को शर्म आती है और वे उसकी मदद करते हैं लेकिन कपड़े फट जाते हैं। साई तुरंत अपनी जैकेट उसे उड़ा देता है। गुस्से में जी कैफिर को ढूंढने निकलती है। उसे यूरी और उसके दोस्तों के साथ खड़ा देखकर वो साई की जैकेट उसके चेहरे पर फेंकती है और सबके सामने कहती है कि अब वो कैफिर की किसी हरकत पर चुप नहीं बैठेगी। फिर वो वहाँ से चली जाती है। घर लौटते समय साई उसके साथ होता है और उसे एक और जैकेट देता है ताकि वह अपने फटे हुए कपड़े छुपा सके। जी उसे धन्यवाद कहती है और घर के अंदर चली जाती है। दूसरी ओर साई जब घर जा रहा होता है तो फिर वही लड़कों का ग्रुप जो पहले उससे हारा था उसे बदला लेने के लिए घेर लेता है। घर पर जी रात का खाना खा रही होती है और वहाँ आयरिस भी होता है। पता चलता है कि आयरिस दरअसल जेड का छोटा कजिन है लेकिन वो साफ तौर पर जेड की मौजूदगी से चिढ़ा हुआ है। एंजेलो ये देखकर नाराज हो जाता है जब उसे पता चलता है कि आयरिस जेड को अपनी कार में स्कूल नहीं छोड़ता। वह उसे आदेश देता है कि अगली सुबह से जी को स्कूल छोड़कर आए और उसे किसी भी परेशानी से बचाए। अगली सुबह आयरिस जी को स्कूल छोड़ने जाता है। क्लासरूम पहुंचते ही कैफिर फिर से जेड को खाने की लिस्ट और पैसे देता है और उम्मीद करता है कि वो उनके लिए खाना लाएगी। जेड गुस्से में जवाब देती है कि वो उनकी नौकरानी नहीं है। वह कहती है कि वह सिर्फ अपने दोस्तों के लिए खाना ला रही है, कैफिर के लिए नहीं। जी कैफेटेरिया जाकर वो सारी चीजें खरीदती है जो कैफिर ने लिखी थी। जब वो वापस आती है तो सब बहुत खुश हो जाते हैं, इवन कैफिर भी। फेलिक्स जी को अपने पास बुलाता है और साथ में खाने का न्योता देता है जिससे जी बहुत खुश होती है और साथ बैठ जाती है। लेकिन यूरी को यह पसंद नहीं आता और वह गुस्से में वहाँ से चला जाता है। बाद में
क्लास में टीचर छात्रों के नाम पुकारती है ताकि उनके पढ़ाई के स्तर का पता लगाया जा सके, लेकिन लड़कों में से कोई भी जवाब नहीं देता। फिर वह जेड का पूरा नाम पुकारती है और पता चलता है कि उसका सरनेम भी वही है जो आयरिस का है। कैफिर तुरंत जेड से पूछता है कि क्या उसका आयरिस से कोई रिश्ता है। जेड बिना झिझक जवाब देती है कि वो उसका कजिन है। तभी जी महसूस करती है कि क्लास का माहौल अचानक बदल गया है। सब गुस्से में लग रहे हैं। जी को लगता है कि शायद आयरिस और उसके क्लासमेट्स के बीच कोई पुरानी दुश्मनी है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं है। क्लास खत्म होने के बाद जी अपने किसी भी क्लासमेट से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सब उससे दूरी बना लेते हैं। इस बीच कैफिर और यूरी अपने दोस्तों के साथ जी की जानकारी इंटरनेट पर खोजने लगते हैं। उन्हें उसका पुराना स्कूल पता चलता है और ये भी कि वह वहाँ एक जबरदस्त बदमाश थी। उन्होंने ये भी पता लगाया कि उसने एक बार एक लड़के को पेंसिल से घायल कर दिया था और कई छात्रों को बुरी तरह चोट पहुंचाई थी। तभी एक छात्र अंदर आता है और बताता है कि उसे जेड के परिवार के बारे में कुछ जानकारी है। वह बताता है कि जेड का पिता बहुत समय से लापता है और किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है। उसकी माँ ने उसे बचपन में छोड़ दिया था, फिर किसी और आदमी से शादी कर ली और एक नई जिंदगी शुरू कर दी। जी अपनी दादी के साथ रहती थी, लेकिन जब उसने स्कूल बदला तो वह अपने अंकल के घर रहने आ गई। यूरी और कैफिर को शक होता है कि शायद आयरिस ने जानबूझकर जी को उनके सेक्शन में भेजा है ताकि वह उनकी जासूसी कर सके। जब क्लास की सफाई का समय आता है तो हमेशा की तरह सारे लड़के जी को अकेला छोड़कर चले जाते हैं। कैफिर उसे परेशान करने के लिए कूड़ेदान उलट देता है और कचरा बिखेर देता है। गुस्से में जी भी जवाब देती है। वह जमीन पर कागज फैला देती है और साफ करने से मना कर देती है जब तक कैफिर उसकी मदद न करे। स्थिति बिगड़ती देख और यह जानते हुए कि कैफिर का गुस्सा तेज है और वह जी को चोट पहुंचा सकता है, यूरी बीच में आता है। वह कैफिर को समझाता है कि जी के साथ मिलकर सफाई कर लो ताकि कोई दिक्कत न हो। कैफिर शांत होता है और यूरी की बात मानकर जी के साथ क्लास की सफाई करता है। होती है तभी वह साई को रास्ते में चलते हुए देखती है। वह आयरिस से कार रोकने को कहती है और बताती है कि वह अपने क्लासमेट के साथ स्कूल जाना चाहती है। साई के साथ चलते हुए जी उससे पूछती है कि वह स्कूल क्यों नहीं आया। साई बताता है कि उसे फिर से उन्हीं लड़कों से लड़ाई करनी पड़ी थी और इस बार उसे गंभीर चोट आई है, इसलिए वह ठीक होने तक घर पर ही रहा। फिर जी उसे बताती है कि क्लास में जब सबको पता चला कि वह आयरिस की कजिन है तो सबने उससे दूरी बना ली। वह साई से पूछती है क्या वह भी ऐसा ही करेगा। साई उसे भरोसा दिलाता है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा और उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। वे साथ में स्कूल की ओर बढ़ते हैं। बाद में साई जी को एक बिल्डिंग के पीछे ले जाता है ताकि उसे क्लास प्रेसिडेंट का चुनाव दिखा सके, लेकिन जी हैरान रह जाती है जब उसे पता चलता है कि असल में कोई वोटिंग नहीं होती बल्कि चुनाव का तरीका है एक फिजिकल फाइट। कैफिर और एक और छात्र डेविड जो इस पद को पाना चाहता है एक दूसरे से मुकाबला करते हैं। जो जीतेगा वही नया क्लास प्रेसिडेंट बनेगा। फाइट शुरू होती है और कैफिर और डेविड एक दूसरे पर जमकर हमला करते हैं। लड़ाई बहुत ज्यादा तीव्र और हिंसक होती है, लेकिन अंत में कैफिर जीत जाता है। छात्र उसका उत्साह से स्वागत करते हैं, उसे कंधों पर उठा लेते हैं और जश्न मनाते हुए वहां से ले जाते हैं। जी वहां से नहीं जाती बल्कि वह डेविड के पास जाती है और उसे घर पहुंचाने में मदद करती है। अगले दिन क्लास में जी साई और डेविड के लिए खाना लाती है। उधर यूरी और कैफिर उन्हें देखकर नाखुश होते हैं। ये साफ हो जाता है कि जी अब क्लास के सभी लड़कों के साथ अच्छे से घुल मिल रही है और बदले में वे भी उसे सम्मान देने लगे हैं। यह बात कैफिर और यूरी को चिंता में डाल देती है क्योंकि वे नहीं चाहते कि जी उनके सेक्शन में सहज महसूस करे। उसी समय उनका एक सहपाठी उन्हें बताता है कि अगला पीरियड पीआई का है और उन्हें जिम के लिए तैयार होना है। उसी समय आयरिस अपने दोस्त के साथ बैठा है जो उसे बताता है कि सेक्शन ए के छात्र अगली क्लास के लिए जिम जा रहे हैं। बात करते समय एला वहाँ आती है और आयरिस को हाय कहती है। साफ होता है कि दोनों के बीच रोमांटिक रिश्ता है। फिर आयरिस ये बहाना बनाकर जिम जाने का फैसला करता है कि वह अपनी कजिन जी को चेक करना चाहता है, कहीं कोई लड़का उसे परेशान न कर रहा हो। हालांकि जब वह वहां पहुंचता है तो जानबूझकर एला के बहुत करीब हो जाता है ताकि कैफिर को गुस्सा दिला सके। उसकी यह चाल काम करती है। कैफिर पूरी तरह से भड़क जाता है और सामने जो हो रहा है उससे गुस्से में आ जाता है। आयरिस को सजा देने के लिए वह जी पर गुस्सा निकालने का फैसला करता है, बहाना बनाते हुए कि वह उसे बॉल पकड़ना सिखा रहा है। कैफिर पूरी ताकत से बॉल फेंकता है जो सीधे उसके चेहरे पर लगती है। जी जमीन पर गिर जाती है और उसकी नाक से खून
खून निकलने लगता है। जिम में मौजूद हर कोई हैरान रह जाता है। उसी पल केफिर को अपनी गलती का एहसास होता है और वह माफी मांगना चाहता है, लेकिन वह हिचकिचाता है जब देखता है कि आयरिस पहले ही उसके पास दौड़कर पहुंच गया है। बाद में जी को घर पर बिस्तर पर लेटे हुए दिखाया जाता है। वह स्कूल से 2 दिन की छुट्टी लेती है ताकि वह अपनी चोट से उबर सके। उसकी आंटी उसके कमरे में नाश्ता लेकर आती है। जी उसे बताती है कि वह स्कूल छोड़ना चाहती है क्योंकि वह जो कुछ उसके साथ हो रहा है उसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह मानती है कि उसे नहीं पता कि जो छात्र उसे परेशान कर रहे हैं उनसे कैसे निपटा जाए, खासकर जब उसने वादा किया था कि वह कोई परेशानी नहीं करेगी। उसकी आंटी उसे समझाती है कि उसे चुपचाप सब कुछ सहने की जरूरत नहीं है, वह अपने लिए खड़ी हो सकती है बिना ज्यादा प्रतिक्रिया दिए। बाद में जी दवा खरीदने बाहर जाती है, लेकिन अचानक उसके कुछ सहपाठी उसके सामने आ जाते हैं। वे उसे पकड़ने और जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जी खुद को छुड़ाने में सफल रहती है और अचकचाकर खुद को केफिर की बाहों में पाती है जो पूरा समय उसके पीछे खड़ा था। केफिर उसे बताता है कि उसके सहपाठी बस उसे उसके पास लाने की कोशिश कर रहे थे। फिर वे एक कैफे में बैठते हैं और जी उससे पूछती है कि वह उससे क्या चाहता है। जवाब देने के बजाय केफिर एक पट्टी निकालता है और ध्यानपूर्वक उसकी चोट पर लगा देता है। इसके बाद वह उसके लिए आइसक्रीम ऑर्डर करता है। जी उससे पूछती है कि क्या वह उसे घूस देने की कोशिश कर रहा है ताकि वह उसके साथ किए गए व्यवहार को भूल जाए। केफिर मानता है कि उसे माफी मांगनी नहीं आती, लेकिन उसे इतना पता है कि लड़कियों को आइसक्रीम पसंद होती है। हालांकि जी उसका यह इशारा स्वीकार नहीं करती और वहां से चली जाती है। लेकिन कुछ कदम चलने के बाद वह पलटती है, आइसक्रीम उठाती है और चुपचाप अपने रास्ते चली जाती है। अगले दिन जी स्कूल में बाथरूम में जाती है। थोड़ी देर बाद कुछ लड़कियां वहां आती हैं और जिम में जो हुआ उसकी बातें करने लगती हैं। उनमें से एक लड़की फ्रेया एला के बारे में बुरा बोलती है। वह कहती है कि एला भरोसेमंद लड़की नहीं है और उसने केफिर को छोड़कर आयरिस को डेट करना शुरू कर दिया। जैसे ही वे बात कर रही होती हैं, फ्रेया नोटिस करती है कि उनकी सहपाठी एम असामान्य रूप से चुप है और बातचीत में हिस्सा नहीं ले रही। जब फ्रेया उससे पूछती है कि वह चुप क्यों है, तो एम कहती है कि उसे लगता है एला उतनी बुरी नहीं है जितना फ्रेया कह रही है। फ्रेया को एम की बात पसंद नहीं आती, लेकिन वह जल्दी ही विषय बदलकर जी की तरफ मोड़ देती है। वह सवाल उठाती है कि लड़के जी पर ध्यान क्यों दे रहे हैं, उसे कोई वजह नजर नहीं आती, खासकर जब जी सुंदर भी नहीं है। जी जो ये सारी बातें सुन रही होती है, फ्रेया की बातों से गुस्से में आ जाती है। वह बाथरूम से बाहर निकलती है, फ्रेया के सामने खड़ी होती है और बिना कुछ कहे उसके ऊपर पानी फेंक देती है। इसके बाद जी दौड़ती हुई सेक्शन ए की तरफ जाती है। फ्रेया और उसकी सहेलियां उसके पीछे दौड़ती हैं और सेक्शन ए के सामने उसे पकड़ लेती हैं। उसी समय सेक्शन ए के सभी लड़के बाहर आकर देखते हैं कि क्या हो रहा है। इसके साथ ही फ्रेया के दोस्त लड़के एला और आयरिस भी दूर खड़े होकर पूरा सीन देख रहे होते हैं। फ्रेया जो अब भी अपमानित महसूस कर रही है, ऐलान करती है कि जी ने उसके ऊपर पानी फेंकने की हिम्मत की और उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन तभी आयरिस बीच में आ जाता है और बताता है कि जी उसकी कजिन है। जी को लगता है कि आयरिस अब उसका बचाव करेगा, इसलिए वह गर्व से फ्रेया के सामने खड़ी हो जाती है। लेकिन उसे तब झटका लगता है जब आयरिस आगे कहता है कि अगर जी गलत थी तो वह उसका बचाव नहीं करेगा। अब फ्रेया जो फिर से आत्मविश्वास में है, जी को स्कूल की स्टूडेंट हायरार्की समझाती है। वह बताती है कि स्कूल को 5 श्रेणियों में बांटा गया है। कैटेगरी ए जिसमें फ्रेया, एला और बाकी एलीट लड़कियां हैं। आयरिस इस श्रेणी का लीडर है। कैटेगरी बी वे छात्र जो ए वालों की छोटी मोटी सेवा करते हैं। कैटेगरी सी वे जो सबके साथ मिलजुल कर रहते हैं। रॉकी जिसने जी का स्वागत किया था। कैटेगरी डी सिर्फ लड़कों से बनी जो कैटेगरी ए के लिए दूसरों को सजा देने का काम करते हैं। कैटेगरी ई सबसे निचली श्रेणी जिसमें जी पहले से है, जिन्हें कोई अहमियत नहीं देता। फ्रेया कहती है कि वह जी को माफ कर देगी अगर वह उसके सामने घुटनों पर बैठे और उसका जूता चूमे, लेकिन जी साफ इनकार कर देती है और वहाँ खड़े सभी को बताती है कि वह बाथरूम में थी और उसने खुद सुना कि फ्रेया एला के बारे में बुरा बोल रही थी और उसे अपमानजनक कहा। फ्रेया घबरा जाती है क्योंकि वह जानती है कि आयरिस उसे सजा देगा। वह झूठ बोलती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं कहा और सारा दोष एम पर डाल देती है। फ्रेया की बाकी सहेलियां भी उसका झूठा साथ देती हैं। एम डार्लिंग, मैं मोटी हो गई हूँ क्या? बिल्कुल नहीं। किस बेवकूफ ने तुम्हें मोटा कहा? को निर्दोष बताने की कोशिश करती है, लेकिन आयरिस उसकी बातों को अनदेखा करता है और कैटेगरी डी के लड़कों को आदेश देता है कि वे उसे सजा दें। लड़के एम को पकड़ लेते हैं और उसे सबके सामने पीटने की तैयारी करते हैं। धक्का करता है और कैटेगरी डी के लड़कों को आदेश देता है कि वे उसे सजा दें। लड़के एम को पकड़ लेते हैं और उसे सबके सामने पीटने की तैयारी करते हैं। तभी कैटेगरी ई का एक लड़का एलेक्स वहां आता है और डी के लड़कों पर हमला करता है और एम को बचा लेता है। पता चलता है कि एलेक्स
एलेक्स एम का एक्स बॉयफ्रेंड है। अब माहौल गर्मा जाता है। आयरिस और केफिर आमने सामने खड़े हो जाते हैं। आयरिस चाहता है कि एम को सजा दी जाए, जबकि केफिर इसका विरोध करता है। स्थिति और बिगड़ जाती है जब आयरिस केफिर पर हमला करता है। वह उसे जोर से मारता है। इसके बाद सभी छात्रों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। बाद में यूरी और केफिर साथ बैठकर इस घटना पर चर्चा करते हैं। यूरी बताता है कि जी को क्लास से निकालने के उनके सारे प्रयास नाकाम रहे हैं। इसके उलट छात्र अब जी के साथ सहानुभूति दिखा रहे हैं और उसे अपना रहे हैं। केफिर मुस्कुराता है और कहता है कि अब उसके पास एक नया प्लान है, ऐसा प्लान जो एक तीर से दो शिकार करेगा। वह जी को अपने प्यार में फंसाएगा, भावनात्मक रूप से उसे जोड़ लेगा, फिर एकदम से उसे छोड़ देगा और उसका दिल तोड़ देगा। इस तरह वह न केवल जी से छुटकारा पा लेगा, बल्कि आयरिस को भी गुस्से से पागल कर देगा, क्योंकि यह सब उसकी कजिन के साथ होगा। यूरी को यह प्लान बहुत पसंद आता है और वह साथ देने के लिए राजी हो जाता है। उसी समय सी दौड़ता हुआ केफिर के पास आता है और घबरा कर बताता है कि जी कैटेगरी डी के लड़कों से जिम में लड़ रही है। केफिर फौरन वहां भागता है और समय पर पहुंचता है। वह देखता है कि जी जमीन पर गिरी हुई है और एक लड़का उस पर हमला करने ही वाला है। बिना समय गंवाए केफिर उस लड़के को पकड़ता है और उसकी जमकर पिटाई करता है। फिर कैफिर और जी तीन बचे हुए लड़कों के सामने कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाते हैं। वे एक जबरदस्त लड़ाई में उलझते हैं, लेकिन आखिरकार अपने विरोधियों को हरा देते हैं। लड़ाई के बाद दोनों जी और कैफिर थकान से जमीन पर गिर पड़ते हैं। जी कैफिर को बचाने के लिए धन्यवाद देती है। उसी समय सी और यूरी जिम में प्रवेश करते हैं। यूरी जी के पास आता है और उसे उठाकर मेडिकल रूम ले जाने के लिए तैयार होता है, लेकिन इससे पहले वह उसे चेतावनी देता है कि स्कूल प्रशासन इस लड़ाई की जांच करने वाला है। फिर वह जी से निवेदन करता है कि वह जांच में कैफिर का नाम न ले, क्योंकि अगर कैफिर फिर से किसी बड़ी समस्या में फंस गया तो उसे स्कूल से स्थायी रूप से निकाल दिया जाएगा। जी सहमत हो जाती है और वादा करती है कि वह कैफिर का नाम नहीं लेगी। अगले दिन मूसलाधार बारिश होती है, जिससे स्कूल प्रशासन छात्रों को जल्दी छुट्टी दे देता है। जी आयरिस को फोन करके कहती है कि वह उसे लेने आए, लेकिन जब वह स्कूल बिल्डिंग से बाहर आकर बारिश में खड़ी होकर उसका इंतजार करती है तो वह आता ही नहीं। उसी समय यूरी उसे देखता है और उसे घर छोड़ने का ऑफर देता है। जी के पास कोई और विकल्प नहीं होता तो वह यूरी की गाड़ी में बैठ जाती है। रास्ते में यूरी देखता है कि जी बहुत ठंडी हो रही है, इसलिए वह उसे अपनी जैकेट देता है। थोड़ी देर बाद जी को आश्चर्य होता है जब यूरी उसे उसके घर के बजाय अपने घर ले जा रहा होता है। वो बताता है कि उसके घर जाने वाले सारे रास्ते बाढ़ के कारण बंद हो चुके हैं, इसलिए जी को तब तक उसके घर पर रुकना होगा जब तक मौसम ठीक न हो जाए। जी अनमने भाव से मान जाती है। वह यूरी के घर की भव्यता देखकर हैरान रह जाती है। वह बेहद शानदार और आलीशान होता है। यूरी उसे एक कमरे में ले जाता है और कहता है कि वह अपने गीले कपड़े बदल ले। वह यह भी बताता है कि जब तक उसकी मेड उसके कपड़े धो और सुखा नहीं देती, वह यूरी के किसी भी कपड़े का इस्तेमाल कर सकती है। फिर वह उसे प्राइवेसी देने के लिए बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद यूरी लौटता है और दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। जी उससे उसके परिवार के बारे में पूछती है। यूरी बताता है कि उसके माता पिता जापान में रहते हैं, जहाँ वे अपना बिजनेस चलाते हैं। वह यह भी बताता है कि वह इस बड़े से घर में केवल अपने दादाजी के साथ रहता है। बाद में यूरी जी को अपने दादाजी से मिलवाने ले जाता है, जो यह जानकर चौंक जाते हैं कि यूरी पहली बार किसी लड़की को अपने घर लेकर आया है। बातचीत के दौरान जी अपनी शालीनता और नम्र स्वभाव से यूरी के दादा को प्रभावित करती है। अगले दिन स्कूल में जी यूरी को धन्यवाद देती है और उसके साथ हंसी मजाक करते हुए क्लास की ओर चलती है। कैफिर ये देखता है और चौंक जाता है कि यूरी और जी इतने घुल मिलकर बात कर रहे हैं। जिज्ञासावश वह यूरी को एक तरफ ले जाकर पूछता है कि पिछली रात क्या हुआ था। यूरी सब कुछ बता देता है और जब वह देखता है कि कैफिर चिढ़ने लगा है तो उसे आश्वस्त करता है कि इससे उनके प्लान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सब कुछ ठीक वैसे ही चलेगा जैसा उन्होंने तय किया है। थोड़ी देर बाद कैफिर और जी को प्रिंसिपल के ऑफिस बुलाया जाता है। वहाँ कैटेगरी डी के लड़के पहले से मौजूद होते हैं और दावा करते हैं कि कैफिर और जी ने बिना किसी वजह के उन पर हमला किया। जी तुरंत खुद और कैफिर का बचाव करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे महसूस होता है कि प्रिंसिपल उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रही है। इसका कारण है कि कैफिर पहले भी कई बार स्कूल में समस्याएं खड़ी कर चुका है। जी तब यूरी की वह बात याद करती है कि अगर कैफिर एक और बड़ी समस्या में फंसा तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। कैफिर को बचाने के लिए जी आगे बढ़कर प्रिंसिपल से कहती है कि सारा दोष उसी का है। प्रिंसिपल ये महसूस कर लेती है कि जी कैफिर को बचाने की कोशिश कर रही है और उसे चेतावनी देती है कि अगर वह झूठ बोल रही है तो उसे भी स्कूल से निकाला जा सकता है। फिर भी जी डरती रहती है और कहती है कि कैफिर का इसमें कोई हाथ नहीं था। प्रिंसिपल कहती है कि अब वह जी के गार्जियन को बुलाएंगे। ऑफिस से बाहर आने के बाद कैफिर जी का धन्यवाद करता है। कुछ समय बाद एंजेलो आता है और जी को एक तरफ ले जाकर डांटता है कि वह बार बार मुसीबतों में क्यों पड़ रही है। वह उसे उसकी उस कसम की याद
दिलाता है कि उसने वादा किया था कि वह स्कूल में कोई परेशानी नहीं खड़ी करेगी। जी माफी मांगती है और कहती है कि वह अब और कोई परेशानी नहीं खड़ी करेगी। उस रात कैफिर यूरी के घर पर होता है, उनके अन्य मेल क्लासमेट्स के साथ। वहाँ कैफिर अपने प्लान के बारे में बताता है कि वह जी को अपने प्यार में फंसाएगा और फिर उसका दिल तोड़कर उसे क्लास छोड़ने पर मजबूर कर देगा। यूरी को यह योजना बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन वह कुछ नहीं कहता। अगले दिन स्कूल में जी को कूड़ेदान के पीछे से कोई आवाज सुनाई देती है। जब वह पास जाकर देखती है तो एम को छिपा हुआ पाती है। एम डरी हुई होती है क्योंकि आयरिस ने कैटेगरी डी के लड़कों को उसे पकड़ने और सजा देने का आदेश दिया है, यह मानते हुए कि उसने एला के बारे में बुरा बोला था। जी को उस पर दया आती है और पूछती है कि क्या किसी क्लासमेट ने उसकी मदद की। एम कहती है कि केवल एला ही उसकी मदद कर सकती थी, लेकिन वह आज स्कूल नहीं आई है। जी उसे बाथरूम ले जाकर साफ सुथरा करती है और फिर उसे सेक्शन ए में ले जाने का फैसला करती है ताकि उसे बचाया जा सके। हालांकि जब वे वहां पहुंचते हैं तो कैफिर एम की मौजूदगी से खिन्न हो जाता है और उसे बाहर निकालने की बात करता है। जी गुस्से में कहती है कि एम को मदद की जरूरत है और उसे याद दिलाती है कि उसने एक बार उसकी भी मदद की थी। कैफिर इस मौके का फायदा उठाकर अपने प्लान की शुरुआत करता है और रोमांटिक अंदाज में जी से कहता है कि वह उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। यूरी दूर से ये देख रहा होता है और अपनी जलन छिपा नहीं पाता। जी शर्मिंदा हो जाती है और समझ नहीं पाती कि क्या प्रतिक्रिया दे। दिन के अंत में जी एम के साथ घर तक जाती है ताकि कोई उसे रास्ते में नुकसान न पहुंचा सके। रास्ते में जी एम से पूछती है कि उसका और एलेक्स का क्या इतिहास रहा है। एम बताती है कि वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक दिन एला ने उसे बताया कि उसने एलेक्स को किसी और लड़की के साथ देखा था। एम को पहले विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बाद में उसने खुद कैफेटेरिया में एलेक्स को किसी और लड़की के करीब देखा। इसके बाद उसने एलेक्स से सारे रिश्ते तोड़ दिए। एम कहती है कि तब से एलेक्स माफी मांगता आ रहा है और वापस साथ होने की गुजारिश कर रहा है, लेकिन उसने अब तक उसे दूसरा मौका नहीं दिया। एम फिर जी से पूछती है कि क्या एलेक्स को दूसरा मौका मिलना चाहिए। जी एलेक्स की तरफ देखती है और उसके चेहरे पर पछतावा महसूस करके एम से कहती है कि वह सोच समझकर फैसला करे। बाद में जी घर लौटती है और आयरिस से उसकी हरकतों के बारे में बात करती है कि उसने एम के साथ गलत किया। जी उसे समझाती है कि एम ने एला के बारे में कुछ नहीं कहा था। उसी समय एला वहां आती है You want better grades, but you're busier than ever and need और उससे माफी मांगता है। अगले दिन एला जी के पास आती है और उसे एम के पक्ष में बोलने के लिए धन्यवाद देती है। वह बताती है कि उसने आयरिस से बात की है और उसे एम को अकेला छोड़ने का वादा कराया है। हालांकि एला जी से यह भी अनुरोध करती है कि वह एलेक्स को एम से दूर रखे क्योंकि उसे डर है कि वह उसे फिर से चोट पहुंचा सकता है। जी मना कर देती है और कहती है कि वह एम और एलेक्स के रिश्ते में दखल नहीं दे सकती, ये फैसला उनका निजी है। कुछ समय बाद सेक्शन ए में एक लड़का एम को भूल देता है और सबके सामने अपने प्यार का इजहार करता है। वह बताता है कि वह उसे बहुत पहले से पसंद करता है, लेकिन कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया। जी एम से कहती है कि जवाब देने से पहले सोच समझ ले, लेकिन तभी एला बीच में आकर कहती है कि जी को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। उसी समय एलेक्स सामने आता है और सबके सामने कहता है कि उसे अपनी गलती का पछतावा है और वह एम से अकेले में बात करना चाहता है। इसी बीच कैफिर और यूरी दोनों जी को ध्यान से देख रहे होते हैं क्योंकि वह इस रोमांटिक सीन से बहुत भावुक हो जाती है। एम एलेक्स से कहती है कि वह उसे एक और मौका देने को तैयार है। सेक्शन ए के छात्र खुशी से जश्न मनाने लगते हैं। बाद में जी और कैफिर मिलकर दूर से एम और एलेक्स को साथ देखते हैं, जहां एलेक्स खुशी से चिल्लाता है क्योंकि एम ने वादा किया है कि वह उसके साथ फिर से रिश्ता जोड़ने के बारे में सोचेगी। कैफिर इस मौके का फायदा उठाकर जी से कहता है कि काश उसके साथ भी कोई ऐसा रोमांटिक पल हो। जी शर्मिंदा हो जाती है और बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। जी बाथरूम जाती है और देखती है कि किसी ने बाथरूम के दरवाजे पर बहुत सी बातें लिख रखी हैं। एक विचार अचानक जी के दिमाग में आता है और वह तुरंत अपने प्लान पर अमल करना शुरू कर देती है। वह सी और डेविड के पास जाती है और उन्हें बताती है कि उसने लड़कियों के बाथरूम में अपना फोन रख दिया था। वह उन्हें एक वीडियो दिखाती है जो उसने रिकॉर्ड किया है। उसमें फ्रेया को एला को गाली देते हुए साफ देखा जा सकता है। अब जी के पास फ्रेया के खिलाफ ठोस सबूत है। उसी दिन बाद में जब जी घर लौटती है, वह आयरिस को वह वीडियो दिखाती है और उससे मांग करती है कि वह फ्रेया को उसकी इस हरकत की सजा दे। लेकिन जी तब हैरान रह जाती है जब आयरिस मना कर देता है। वह कहता है कि उसे पता है कि जी केवल बदला लेने के लिए उसे इस्तेमाल कर रही है और वह ऐसा नहीं होने देगा। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है, जिससे जी काफी हताश हो जाती है क्योंकि उसका पूरा प्लान फेल हो गया। अगली सुबह जी साइकिल से स्कूल जा रही होती है, तभी एक लड़का कार से रुकता है और रास्ता पूछता है। जी उसे सही दिशा बताती है और वह लड़का धन्यवाद कहकर चला जाता है। तभी यूरी वहां आता है और उस लड़के के बारे में पूछता है। जी उसे बताती है कि वह सिर्फ रास्ता पूछ रहा था और खो गया था। फिर वे दोनों स्कूल के लिए निकल पड़ते हैं।
स्कूल में एमजी के पास आती है और उसे सही निर्णय लेने में मदद करने के लिए धन्यवाद देती है। वह जी को एक चिट्ठी देती है और कहती है कि उसे एलेक्स तक पहुंचा दे। जी जल्दी से वह चिट्ठी एलेक्स को देती है जो अपने सहपाठियों के बीच बैठा होता है। वह चिट्ठी को घबराहट में खोलता है जबकि सभी उसे उत्सुकता से देख रहे होते हैं कि एम का जवाब क्या है। अचानक एलेक्स खुशी से चिल्ला उठता है। एम ने उसके साथ दोबारा रिलेशनशिप में आने के लिए हाँ कह दी है। वह उत्साह से जी को गले लगाता है और कहता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। जी उसे कहती है कि वक्त बर्बाद मत करो, तुरंत एम के पास जाओ। कैफिर और यूरी दूर से यह सब देखकर खुश होते हैं। क्लास के दौरान सेक्शन ए और सेक्शन ई के छात्र एक साथ जिम में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। जी अपने सभी सहपाठियों से सबसे तेज दौड़ती है, लेकिन तभी कैफिर उसे गिरा देता है ताकि वह खुद जीत सके। जी भी पलटकर वही करता है, कैफिर को उसी तरह गिरा देती है। सभी चौंक जाते हैं क्योंकि सभी जानते हैं कि कैफिर का गुस्सा बहुत तेज है और वह जी को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन जो अगला होता है वह सभी को चौंका देता है। कैफिर गुस्सा होने के बजाय मजाकिया अंदाज में जी का पीछा करता है। कहता है कि वह उसे उसकी इस हरकत की सजा देगा। जी पूरी ताकत से दौड़ती है, लेकिन कैफिर उसे पकड़ लेता है और जैसे ही वह खुद को किस कर देता है, सभी उस पल स्तब्ध रह जाते हैं। तभी आयरिस बीच में आता है और कहता है कि वह जी को कैफिर से बचा रहा है, लेकिन कैफिर कहता है कि यह सिर्फ मजाक था और जी को कोई एतराज नहीं है। फिर आयरिस जी की कलाई पकड़कर उसे खींचने लगता है। कैफिर उसकी दूसरी कलाई पकड़ लेता है और दोनों उसे अपनी ओर खींचने लगते हैं। आखिरकार कैफिर जी को जोर से अपनी ओर खींच लेता है और सबके सामने दोबारा उसे किस कर देता है। बाद में कैफिर अपने सहपाठियों के साथ क्लास में बैठा होता है। उसके चेहरे पर आइस पैक होता है। पता चलता है कि जे ने उसे उसके किस के बाद मुक्का मारा था। अगले दिन स्कूल में जे एक कपल को साथ खड़े होकर करीब आते हुए देखती है। तभी वह अपनी सोच में खो जाती है। उसे कल कैफिर के साथ हुआ किस याद आ जाता है। वह समझ नहीं पा रही होती कि कहीं कैफिर सच में उससे कुछ फीलिंग्स रखने तो नहीं लगा। वह खुद को होश में लाने के लिए हल्के हल्के अपने सिर पर थपकी देती है। सी उसे देख लेता है और पूछता है कि वह ठीक है या नहीं। जी कहती है कि वह ठीक है, लेकिन बात करते करते अचानक उसे कमजोरी महसूस होती है तो वह वॉशरूम चली जाती है अपना चेहरा धोने के लिए। बाथरूम में रॉकी आती है और तुरंत नोटिस करती है कि जी बीमार लग रही है। वह पूछती है क्या जी ने मेडिकल रूम जाकर दवा ली या नहीं। जी कहती है कि उसे किसी दवा की जरूरत नहीं है और वह ठीक हो जाएगी। वह यह भी बताती है कि आज उसका एक जरूरी एग्जाम है, इसलिए वह इन्फर्मरी नहीं जा सकती। रॉकी फिर कहती है कि वह काफी समय से उससे बात करना चाहती थी, खासकर जी कहती है कि वह अभी भी उस घटना को लेकर परेशान है। रॉकी उसे चेतावनी देती है कि फ्रेया उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। वह किसी भी तरह से बदला लेने की कोशिश करेगी। वह बताती है कि फ्रेया ने उसके साथ भी ऐसा ही किया था। उसने सी के खिलाफ इतना कुछ किया कि उसे सेक्शन ई में ट्रांसफर करना पड़ा। वह यह भी बताती है कि आयरिस जानता था कि फ्रेया गलत थी, लेकिन वह उसे सजा नहीं दे सकता था क्योंकि वह गुपचुप रूप से फ्रेया के साथ रिलेशनशिप में था, एला के पीछे। जी ये सुनकर चौंक जाती है। रॉकी कंफर्म करती है कि उसने एक पार्टी में उन्हें करीब देखा था। वह बताती है कि फ्रेया हमेशा आयरिस को ब्लैकमेल करती है। कहती है कि अगर वह उसके खिलाफ गया तो वह उसकी सच्चाई एला को बता देगी। इसी वजह से फ्रेया स्कूल में कुछ भी करती है और उसे कोई सजा नहीं मिलती। जी फिर रॉकी से उसके और सी के रिश्ते के बारे में पूछती है। रॉकी बताती है कि वो और सी एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन जब फ्रेया को पता चला तो वह जलन करने लगी क्योंकि वह भी सी को पसंद करती थी। उस दिन से उसने रॉकी को परेशान करना शुरू कर दिया। जब सी रॉकी का बचाव करने आता है तो फ्रेया उस पर चोरी का इल्जाम लगा देती है, जिससे उसकी इज्जत खराब हो जाती है और स्कूल प्रशासन उसे सेक्शन ई में ट्रांसफर कर देता है। जी ये सब जानकर वह यूरी हो जाती है। कुछ समय बाद उसके क्लासमेट्स उसे उठाते हैं। जैसे ही वह आंखें खोलती है वह घबरा जाती है क्योंकि उसे एहसास होता है कि वह पूरी परीक्षा सोते हुए निकाल गई और एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाई। उसे डर लगने लगता है कि वह फेल हो जाएगी और अपने परिवार के सामने शर्मिंदा होगी। अगले दिन जी क्लास बुलेटिन बोर्ड के सामने खड़ी होती है जहाँ परीक्षा के रिजल्ट लगे होते हैं। वह पूरी तरह से हैरान रह जाती है जब देखती है कि उसने बहुत अच्छा स्कोर किया है। उसे यकीन नहीं होता और लगता है कि वह अब भी अपनी बीमारी की वजह से कुछ देख रही है जो असल नहीं है। वह कैफिर की तरफ देखती है और उसे मुस्कुराते हुए पाती है। तभी उसे एहसास होता है कि कैफिर ने परीक्षा के दौरान उसकी हालत देखकर चुपके से उसकी कॉपी भर दी थी। जी और भी ज्यादा हैरान रह जाती है जब वह रिजल्ट्स में देखती है कि कैफिर और यूरी दोनों ने बहुत अच्छे अंक हासिल किए हैं। वह सोचती है कि इतने होशियार स्टूडेंट्स अभी तक सेक्शन ई में क्यों हैं। अगले दिन
अगले दिन जी क्लासरूम में आती है और सी को अकेला बैठा देखती है। सी कहता है कि उसे भूख लगी है और खाना चाहिए। वह अपने लॉकर से आटा और एक अंडा निकालता है और जी से कहता है कि वह उसके लिए पैनकेक बना दे। जी कहती है कि उसे किचन के सामान की जरूरत होगी, लेकिन सी चौंकाते हुए बताता है कि क्लासरूम में ही कुछ बर्तन रखे हुए हैं। जी को पकाते हुए देखकर हैरान रह जाते हैं। कैफिर कहता है कि जो भी उसका बॉयफ्रेंड बनेगा वह बहुत लकी होगा और खुद कहता है कि वह चाहता है कि वह लड़का वही हो। जी उसकी बातों से खुश हो जाती है और पल में इतनी खो जाती है कि पैनकेक जल जाता है। वह चिल्लाकर कैफिर को डांटती है कि उसी की वजह से उसका ध्यान भटका। कैफिर क्लासरूम से चला जाता है और यूरी जी की मदद करने आता है। ब्रेक के दौरान सी अकेला बैठा होता है। उसकी गोद में एक हैंडबैग होता है। जी पूछती है कि यह बैग किसका है। सी बताता है कि यह मेल्डा नाम की एक लड़की का है जो उसे बाथरूम जाते समय सौंप कर गई थी। लेकिन जब मेल्डा वापस आती है तो वह गुस्से में सी पर चिल्लाती है कि उसने उसका बैग क्यों पकड़ा और फिर एक लड़के को बुलाकर सी पर इल्जाम लगाती है जिसे इस बारे में बोलना चाहिए। जी सबके सामने फ्रेया को एक्सपोज करती है क्योंकि उसने पहले भी सी पर झूठे इल्जाम लगाए हैं। तभी सेक्शन ए का एक लड़का मेल्डा से पूछता है कि उसने कितने पैसे खोए हैं। जैसे ही वह रकम बताती है वह लड़का ठीक उतनी ही रकम अपनी जेब से निकालकर उसे दे देता है और सी की तरफ देखकर व्यंग्य से कहता है कि उसे चोरी करने की जरूरत नहीं क्योंकि उसका परिवार अमीर है। जी को गुस्सा आ जाता है कि सी के साथ कितना गलत हो रहा है और वह उससे पूछता है कि क्या वह जानती है कि सी को फंसाया गया था। एला कबूल करती है कि उसने ही सी को फंसाया क्योंकि वह जी से नाराज थी और उसे चोट पहुंचाना चाहती थी ताकि जी को सी के लिए बुरा महसूस हो। वह अब भी जी से नफरत करती है क्योंकि जी की वजह से एम ने एलेक्स के साथ वापस जुड़ने का फैसला किया और अब एम मुझसे दूर हो गई है। एला को इस बात से भी परेशानी है कि सेक्शन ए के सारे लड़के जी के साथ अच्छे से पेश आते हैं जबकि पहले वह उनके करीब हुआ करती थी। आयरिस उसे चुप कराता है और कहता है कि वह सब भूल जाए और सिर्फ उस पर ध्यान दे। वह वादा करता है कि वह एला को सब कुछ वापस दिलवाएगा। अगले दिन जी कैफिर से मिलती है और उसे पैसे मांगती है ताकि वह मेल्डा वाली बेइज्जती का हिसाब कर सके। कैफिर उसे ऐसा करने से मना करता है लेकिन जी जिद करती है तो वह उसे पैसे दे देता है। जी जाकर उसकी मदद देती है। जब जी वापस क्लासरूम में आती है तो उसके क्लासमेट्स नाराज होते हैं। वे उसे वह वीडियो दिखाते हैं जो फ्रेया ने पोस्ट की है जिसमें जी को चोरी कबूल करते हुए दिखाया गया है। सी खुद को दोषी मानता है कि जी उसकी वजह से मुसीबत में फंस गई लेकिन जी कहती है कि उसे कोई परवाह नहीं, बस सी का नाम उसने बचाने के लिए किया था और वीडियो अब डिलीट हो चुकी है। एंजेलो शांत हो जाता है लेकिन जी को फिर से ऐसा न करने की चेतावनी देता है। बाद में जी की दादी उसके आंटी के साथ आती है जो जी को पसंद नहीं करती। वह दादी को वीडियो के बारे में बताती है लेकिन दादी इस पर भरोसा नहीं करती। जी परेशान होकर कहती है कि उसे थोड़ी हवा चाहिए और वह टहलने बाहर निकल जाती है। वह एक रेस्टोरेंट में रुकती है जहाँ उसे सेक्शन ए की लड़कियां दिखती हैं। जैसे ही वे बाहर का है इस वजह से वेटर डर जाता है और यूरी की बात मानकर लड़कियों को रेस्टोरेंट से बाहर निकाल देता है। यूरी फिर जी के साथ बैठता है और उसे लंच कराता है। जी उसे उसके काम के लिए धन्यवाद कहती है और उस पल से खुश होती है। लेकिन तभी कैफिर अपनी कार में वहां पहुंचता है और जब वह जी को यूरी के साथ हंसते हुए देखता है तो उसका चेहरा गंभीर हो जाता है।